हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक कुमार एसआरएस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट लेक्चर नंबर 6। बेसिकली सिलेबस आपका हो गया है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जिनके आंसर हमें पता होने चाहिए, जो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके एप्लीकेशन के बेस्ड पे, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये हमारा कि वाई इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन प्रोसेस तो पता ही है, ठीक है। इवोपरेशन प्रोसेस क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बहुत डिस्कस में बात किया था, लास्ट के था लेक्चर नंबर 4 में भी बात किया था, लेक्चर नंबर 5 में भी बात किया था। तो आज हम बात करेंगे इवोपरेशन जब होता है तो कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है, मतलब जिससे कूलिंग क्यों होती है, सराउंडिंग में कूलिंग क्यों होती है। जैसे इवोपरेशन हो रहा है तो कूल क्यों करती हैं चीज़ें, ठीक है। तो होता क्या है इवोपरेशन में, मेनली होता क्या है, इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर और कूलिंग बिकॉज द लिक्विड नीड्स एनर्जी वाइल चेंजिंग इनटू वेपर्स। देखो बात समझो, ये क्या है, ये भरा है लिक्विड, इसमें अब वे इवोपरेट हो रहा है, ठीक है। इवोपरेट हो रहा है तो इवोपरेट होने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से लेता है, ये एनर्जी लेता है सराउंडिंग से, सरफेस से, ठीक है। अब ये मान लो इसमें पानी भरा है, इसमें पानी भरा है, इसकी सराउंडिंग क्या हुआ, ये सरफेस हुआ, ठीक है, आसपास का माहौल हुआ, तो उससे एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। अगर इसने इस सरफेस से एनर्जी ली, जरा बात समझना, इस सरफेस से एनर्जी ली तो सरफेस का एनर्जी कम हुआ कि नहीं। मान लो सरफेस का 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, बात समझो, उससे एनर्जी हीट अब्जॉर्ब की, तो सरफेस का एनर्जी 20 से कम होगा कि 20 से ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, हीट अब्जॉर्ब कर ली तो सरफेस का टेम्परेचर 20 से कम हो जाएगा, तो उसको ठंडा लगेगा कि नहीं, कूलिंग इफेक्ट लगेगा कि नहीं। इसीलिए सरफेस को हमें कूलिंग लगता है, ठीक है। इसीलिए कूलिंग इफेक्ट होता है जब इवोपरेशन होता है। देखो, द कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन द लिक्विड इवोपरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग विच रिजल्ट्स इन कूलिंग। तो वही बात कर रहे हैं, जब इसको लिक्विड को वेपराइज होने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट, बेसिकली हीट चाहिए। लेटेंट हीट तुमने बोल दिया क्योंकि बेसिकली स्टेट चेंज कर रहा है, स्टेट चेंज करता है तो उस एनर्जी को हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। अब वेपर में बदला तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोल देंगे। तो अल्टीमेटली चाहिए ना एनर्जी, एनर्जी सराउंडिंग से ले लेता है, तो सराउंडिंग का क्या, सराउंडिंग को कूलिंग इफेक्ट लगता है या उसको कूलिंग महसूस होता है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, क्या होता है अब बताओ। ऐसे ही इससे अभी तो कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक, कुछ ओरली बता देंगे, आप लोग को जो लगे नोट करना नोट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो देखो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, जरा देखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, या कुछ भी स्टार बना के आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखना है वैसे लिख लो, ठीक है, आराम से। वाई डू पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ओपन ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स ड्यूरिंग समर। जरा कुछ समझे। देखते नहीं, गर्मी में पाइप लेके पानी डालने लगते हैं सब लोग, गर्मियों में शाम को पानी छिड़कते हैं, काहे ऐसा क्या हो जाता है, काहे पानी छिड़कते हैं, सर सफाई रहे। अरे सफाई तो झाड़ू क्यों नहीं मारते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं छिड़कते हैं, बात समझे। सफाई का रीज़न नहीं, उसका कुछ और रीज़न है, जरा पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। पढ़ लो पहले क्या लिखा है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग हॉट समर द वाटर इवोपरेट्स। अब समर होता है, समर में इवोपरेशन तेज होता है, समझ में आया कि नहीं। तो क्या होता है, जो अगर पानी का छिड़काव करते हैं तो वो वाटर इवोपरेट हो जाएगा, कहाँ पहुँच जाए, इवोपरेट होके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। एंड टेकिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर बाय लूजिंग हीट द प्लेस बिकम्स कूल एंड कंफर्टेबल। देख रहे हो, समझे कुछ। अब हम समझाते हैं क्या हुआ। हमने पानी का छिड़काव कर दिया, गरम मस्त एकदम सरफेस है, ठीक है। अब क्या करेगा वो पानी, क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा। क्या करेगा, इवोपरेट हो जाएगा। वो कहाँ से पानी इवोपरेट होगा, एक तो सराउंडिंग में हमारा गर्म है,
गर्मी का मौसम है, सराउंडिंग भी गर्म है, सरफेस भी गर्म है, तो उस गर्मी को वो अब्जॉर्ब कर लेगा और वो पानी क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में बदल जाएगा। उस किस फॉर्म में, तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का काम करेगा। तो पानी जब वेपराइज होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होगा, तो वो लेटेंट हीट अब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सराउंडिंग से, सरफेस से। जब वहाँ से अब्जॉर्ब करता है तो आसपास का सराउंडिंग, वो सरफेस हो जाती है कूल। क्या हो जाती है, कूल। भाई इसका टेम्परेचर डाउन होगा कि नहीं, तो इसीलिए हमें ठंडक, ताकि आसपास माहौल ठंडा बना रहे, इसीलिए हम पानी का छिड़काव करते हैं। पानी का छिड़काव क्या करता है, बेसिकली इवोपरेशन प्रोसेस की वजह से वो आसपास की हीट अब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा माहौल जो क्या होता है, आसपास का सराउंडिंग कंफर्टेबल हो जाता है, ठंडक हो जाता है। बात समझे, पक्का? चलो, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड है, क्या है, सेकेंड है आपका पोरिंग ऑफ एसीटोन और ईथर ऑन पाम। एसीटोन एक होता है, एसीटोन आपका एक लिक्विड होता है, या फिर ईथर, या फिर आप पेट्रोल। ठीक है, इसको जब आप हथेली पे रखो तो ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है, जरा हम इसका बात करते हैं, या क्या होता है जरा हम देखते हैं। देखो जरा बात समझो, क्या समझे। इफ यू पोर एसीटोन और ईथर ऑन योर पाम, the acetone or ether evaporates rapidly, taking latent heat of vaporization from our hand, and the hand loses heat and feels cool। वाह मस्त बात समझो। इसमें क्या कह रहा है, जो ईथर होता है या जो एसीटोन होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे ही आता है वो इवोपरेट हो जाता है। नहीं समझे, मतलब अगर ऐसा समझो, एसीटोन और ईथर एवोपरेट जल्दी हो जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन में उड़ जाता है, जैसे पेट्रोल नहीं उड़ जाता है, पेट्रोल को भी रखोगे तो उड़ जाता है, कि बंद करके रखो उड़ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, वो थोड़ा वेपराइजेशन का टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होता है। तो जैसे उसको हथेली में रखा, हथेली की आसपास की जितनी भी एनर्जी है वो अब्जॉर्ब कर लेगा लेटेंट हीट के रूप में, लेटेंट हीट वेपराइजेशन के रूप में, और उड़ जाएगा। और जैसे उड़ेगा तो हथेली का एनर्जी तो कम हो गया, इसीलिए हथेली हमें ठंडी ठंडी महसूस होती है। कैसी, ठंडी ठंडी महसूस होती। समझ गए क्या नहीं, पक्का? अरे बस वही है, इवोपरेशन हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, तो उसी का ही एप्लीकेशन है कि क्यों कूल करता है, क्योंकि सराउंडिंग का हीट ले लेता है। ठीक है ना, या सराउंडिंग जो भी है अब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी। ठीक है ना, ओके। चलो अगला क्वेश्चन आता है, या अगला कॉन्सेप्ट आता है कि वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हम लोग कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। देखा होगा कुर्ता पहनते हैं, सूती हल्के कपड़े पहनते हैं, ये मस्त है। इसका ज़रा देखते हैं, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, पहले पढ़ लेते हैं क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्या हो जाता है। ठीक है, पक्का ना। देखो, वी नॉर्मली प्रेफर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर, द रीजन बीइंग दैट ड्यूरिंग समर्स वी स्वेट और रेस्पायर, मतलब हम लोग स्वेट करते हैं, पसीना बहुत निकलता है, बहुत ज़्यादा, ए लॉट। सिंस कॉटन इज गुड अब्जॉर्वर ऑफ वाटर, कॉटन क्या करता है, पानी अब्जॉर्व करता है अच्छे से, मस्त। ठीक है, देयरफॉर इट अब्जॉर्व स्वेट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपोजेज इट टू द एयर, मतलब एटमॉस्फेयर। क्या करता है, जो स्वेट होता है ये स्वेट अब्जॉर्व कर लेता है कॉटन, और एयर में एक्सपोज हो जाता है तो एयर वेपराइज कर देता है। अब क्या करता है, हमें ठंडक महसूस कैसे होती है, जरा ये भी देख लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, स्वेट इवोपरेट्स बाय अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी फ्रॉम द बॉडी एंड द कॉटन क्लॉथ्स। एज ए रिजल्ट आवर बॉडी फील्स कूल एंड कंफर्टेबल। बात समझो बस, यही आंसर है, हम बता रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा कॉटन का कपड़ा है, क्या है, कॉटन का कपड़ा है, जरा देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉटन का कपड़ा है। ठीक है, तो अब हमने स्वेट करना स्टार्ट किया गर्मी की, तो ये क्या करेगा, कॉटन क्या करता है, पसीना अब्जॉर्व कर लेता है। अब अब्जॉर्व कर लेगा, अब इससे क्या होता है, अब्जॉर्व किया तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है। कैसे सर, ये सरफेस एरिया कैसे बढ़ा देता है, पोर्स होते हैं ना इसमें, तो जितना ज़्यादा पोर्स होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और ये एटमॉस्फेयर में सीधे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। भाई कपड़े तो हम लोग पहनेंगे ही, और बाकी जो कपड़े होते हैं सिंथेटिक वाले वो अब्जॉर्व नहीं करते हैं, ये अब्जॉर्व कर लेता है। अब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाता है, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, अगर एयर वगैरह ड्राई एयर वगैरह चलती तो ये इवोपरेट हो जाते हैं। जैसे ही इवोपरेट होते हैं
तो कैसे इवोपरेट होते हैं, एक तो ये क्लॉथ से एनर्जी लेते हैं और हमारी बॉडी से एनर्जी लेते हैं। ये बॉडी में जो हीट होती है उससे एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, लेटेंट हीट, और ये हमारे क्लॉथ से हीट अब्जॉर्ब करते हैं और ये इवोपरेट होते हैं। जैसे ही इवोपरेट होते हैं हमारे अंदर क्या लगता है, हमको ठंडक महसूस होती है। क्या महसूस होती है, ठंडक। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर, समझ में आ गई। चलो, तो यही है कूलिंग इफेक्ट। क्यों हम लोग कॉटन के क्लॉथ कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे से पसीना अब्जॉर्ब करते हैं, पसीना अब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये सराउंडिंग, फिर अब्जॉर्ब करने के बाद ये एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, कांटेक्ट में, एयर की कांटेक्ट में आ जाते हैं, जो सराउंडिंग की एयर है उससे एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन क्यों होता है, ये हमारे यहाँ एवोपरेशन होता है। एवोपरेशन से होता क्या है, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी की जो एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब करते हैं, या हीट को लेटेंट हीट के रूप में यूज करते हैं, और जो हमारे क्लॉथ्स का हीट होता है उसको लेटेंट हीट के रूप में यूज करते हैं। इसीलिए जो हमारा कपड़ा ठंडक महसूस कराता है, हमारी बॉडी भी ठंडक महसूस करती है। ठीक है ना, कुछ और पॉइंट और बात दी गई। ऑन अदर हैंड सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या करते हैं, ये किससे मगे बने होते हैं, पॉलीमर से बने होते हैं। जैसे पॉलिस्टर एक पॉलीमर हो गया, नायलॉन, ETC, मतलब पॉलिस्टर, नायलॉन, इस तरह के सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं ये। ठीक है, पॉलीमर भी बोलते हैं इनको। डू नॉट अब्जॉर्ब स्वेट सो क्विकली एज दे आर लेस पोरस एंड हेंस फेल टू कीप अस कंफर्टेबल इन समर। तो क्या होता है, इनमें पोर्स नहीं होते हैं, छेद नहीं होते हैं। ठीक है, इसकी वजह से स्वेट अब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं बहुत जल्दी से, इसीलिए ये हमको गर्मी ठंडाते हैं नहीं तो गर्मी महसूस होती है, इसीलिए कंफर्टेबल नहीं होते। कब, गर्मियों के दिनों में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, रेस्पिरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। तो किस तरह ये हमारी बॉडी को कूल रखता है, जरा ये बात देखते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है ना। ऑन हॉट डे और आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी टेंड्स टू राइज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर आवर बॉडी गिव्स आउट स्वेट। तो देखो क्या करते हैं, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो हम बहुत तेजी से स्वेट करने लगते हैं, पसीना आने लगता है। और व्हेन दिस स्वेट इवोपरेट्स इट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी, बाय लूजिंग हीट आवर बॉडी फील्स कूल। तो क्या होता है, जितना ज़्यादा पसीना फेंकोगे तो देखोगे पसीना निकलता है, पसीना जैसे निकलेगा सराउंडिंग के या एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये इवोपरेट होगा, इवोपरेट होगा तो कहाँ से एनर्जी लेगा, हमारी बॉडी से लेगा ना। तो बॉडी से एनर्जी लेगा तो बॉडी क्या होगी, कूल फील करेगी। क्या फील करेगी, कूल फील करेगी। समझ में आया कि नहीं। तो वही है, रेस्पिरेशन या फिर स्वेटिंग एक ही चीज है, बात समझे, पक्का। तो नेक्स्ट पांचवा देखो क्या है, कौन सा एप्लीकेशन है। ये कह रहा है ए डेजर्ट कूलर कूल्स बेटर ऑन ए हॉट एंड ड्राई डे। तो जो डेजर्ट है वो ज़्यादा अच्छा कूल करता है, कब, ड्राई डे में, हॉट में। डेजर्ट समझते हो, रेगिस्तान, क्यों, चलो उस पर बात करते हैं। देखो, ए डेजर्ट कूलर इज क्वाइट इफेक्टिव इन समर। तो डेजर्ट कूलर समझे, जो गर्मियों में हम लोग कूलर यूज करते हैं, ये गर्मियों में क्यों ठंडाते हैं, कहते नहीं है बाहर रखो, जितना बाहर रखोगे उतना कूलर ठंडा करेगा। क्यों ठंडाता है, ये डेजर्ट कूलर है, ये क्यों कूल करता है हॉट एंड ड्राई डे में, समझ में, कूलर से ठंडक क्यों महसूस होती है, ऐसा क्या होता है, जरा देखते हैं, वही बात कर रहे हैं। ये डेजर्ट कूलर बरसात में नहीं काम करता है, ठीक है, जरा देखते हैं। ये डेजर्ट कूलर इज क्वाइट इफेक्टिव इन समर, एक्चुअली हॉट एंड ड्राई एयर पासिस थ्रू द वेट पैड्स। क्या होता है, आसपास वो नहीं घास खस, कूलर की घास भरी होती है, उसमें पानी फटाफट निकला करता है, ठीक, उसी की बात कर रहे हैं। जो वुड सेविंग्स जिनको घास बोलते हैं, ठीक, उसमें क्या करता है, गर्म हवा कंटिन्यूसली ऐसे फेंकती रहती है, ठीक है भाई। अंदर ड्राई डे है ना, गर्म आते हॉट डे, तो गर्म हवा उससे टकराती है, क्योंकि एग्जॉस्ट है ना, एग्जॉस्ट हवा फेंकता है, तो हवा कहाँ से आएगी, बाहर से ही ना आएगी, बाहर क्या है, गर्म हवा है, बात समझना। वाटर प्रेजेंट इन इट इवोपरेट्स एंड इन द प्रोसेस। तो क्या करते हैं, जो पानी होता है, जो घास से खटाखट पानी निकल रहा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इवोपरेट हो जाता है, किसकी वजह से, वो गर्म हवा आती है ना, उसकी वजह से वो इवोपरेट हो जाता है,
ठीक है, जरा बात समझना, वो गर्म हवा इवोपरेट, वो पानी इवोपरेट कर देता है, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड द कूलर गेट्स लोअर। अब देखो वो गर्म हवा जैसे ही पानी इवोपरेट करता है, बात समझिएगा, तो उसने एनर्जी कहाँ से ली, वही गर्म हवा से ली या वो कूलर से ही ली, ठीक है, कूलर के अंदर हॉट है, हॉटनेस है, उसी से ली, तो कूलर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है ड्यू टू एवोपरेशन। अब जो ठंडी हवा बचती है कूलर के अंदर वो हमारे पास पहुंचती है, इसीलिए ड्राई डे में या हॉट में जो कूलर होता है वो ज़्यादा ठंडा आता है। दैट इज़ वाई द एयर ब्लोन फ्रॉम इट इज़ वेरी कूल। द फैन इनसाइड द डेजर्ट कूलर फर्दर स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर। और जो फैन होता है इससे क्या होता है, एवोपरेशन प्रोसेस और तेज हो जाता है, क्योंकि जितना तेज हवा बहेगी उतना तेज एवोपरेशन होगा। हमने बताया था ना, विंड स्पीड मायने रखती है, बात समझे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। ये एक प्रॉब्लम होगा कि कूलर क्यों ज़्यादा ठंडा करता है गर्म दिनों में, बरसात में क्यों नहीं करता है, ह्यूमिडिटी की वजह से। ऑलरेडी ह्यूमिडिटी एवोपरेशन प्रोसेस कम करती है ना, पता है, तो बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो एवोपरेशन कम होता ही होता है, चाहे जितना। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का? तो बस प्लीज़ जल्दा नहीं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही है, ये भी आप समझ, अगर ऊपर के समझ गए ये भी समझ। इन समर्स वी गेट रिलीफ अंडर ए फैन। जब गर्मी होती है तो फैन के अंदर हम लोग, जैसे इस समय पंखा में ठंडक लगता है, क्यों लगता है? पंखा क्या ठंडी हवा देता है? नहीं, पंखा तो नॉर्मल घूम रहा है, जो सराउंडिंग की हवा है वही लगती है हमें, तो ठंडक क्यों महसूस करती है? देखो अभी देखो, पढ़ते हैं फिर समझाते हैं आपको। इन समर्स वी गेट रिलीफ अंडर ए फैन, क्यों? एक्चुअली द एयर फ्रॉम द फैन कॉज क्विक इवोपरेशन फ्रॉम स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। क्या होता है ना, जो हमारी बॉडी में पसीना होता है, जैसे ही हवा चलती है उसका इवोपरेशन प्रोसेस बढ़ा देता है, तो पसीना इवोपरेट करता है, वही है बेसिकली। वो क्या करता है, पंखा इवोपरेशन प्रोसेस बढ़ा देता है, किस, ठीक है भाई, एयर तेज पड़ेगी तो इवोपरेशन बढ़ेगा कि नहीं, तो जो पसीना है वो जल्दी सूखने लगता है, जल्दी इवोपरेट होने लगता है। इसीलिए तुरंत जैसे इवोपरेट हुआ, हमारी वो कहाँ से एनर्जी लेगा, हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लूज होगा तो भी हमें ठंडक महसूस होगी। तो वही लिखा है, दिस नीड्स एनर्जी विच इज टेकन फ्रॉम अवर बॉडी एंड दैट बॉडी टेम्परेचर गेट लोअर्ड एंड वी गेट रिलीफ। तो ये है, ये बोल रहा था, समझ में आया कि नहीं? तो ये आपका, ये भी पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन समर्स कि फैन के नीचे जब हम लोग बैठते हैं तो हमें क्यों ठंडक महसूस होती है या क्यों अच्छा लगता है, तो उसका रीजन बेसिकली ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ झेलना नहीं यार, ठीक है, एक एक पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स जो आप बनाते हो ना वही बेस्ट नोट्स होते हैं। अपने हाथ से लिखा हुआ सबसे अच्छा लगता है हमें, ऐसे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, पक्का? चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजली केप्ट इन अर्थन पॉट, मतलब घड़ा, मटका, सुराही, ठीक, कॉल्ड पिचर और मटका, टू कीप इट कूल। अच्छा ये बताओ, गर्मियों के दिनों में घड़ा ठंडक क्यों करता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है गर्मियों के दिनों में? तो उसका आंसर भी, मेन रीजन क्या है, एवोपरेशन है। देख रहे हो एवोपरेशन का फायदा हमारी डेली लाइफ में? जरा देखते हैं क्या है, ऐसा क्या है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। द अर्थन पॉट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स। तो उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में स्मॉल पोर्स होते हैं, वैसे अर्थन पॉट में भी या उस घड़े में भी स्मॉल पोर्स या होल्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो वॉल होती है। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूसली कीप सीपिंग थ्रू दीज पोर्स टू द आउटसाइड ऑफ द पॉट। क्या होता है, जो घड़ा होता है, घड़ा, तो इसमें इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो कंटिन्यूसली बहुत पानी रिसता रहता है, ठीक है, और बहुत तेज, इतने छोटे होते हैं कि एकदम बहुत तेज नहीं, तो रिसता रहता है। क्या, सीपिंग मतलब रिसना, बहुत धीरे धीरे निकल, देखना आप, आउटर सरफेस घड़े की हमेशा गीली होती है, ठीक है, तो दिस वाटर इवोपरेट्स। अब क्या करता है, जैसे ही ये आउटर सरफेस में आएगा, बाहर का एटमॉस्फेयर तो भाई गर्म है, तो ये जो वाटर है वो क्या करेगा, वो इवोपरेट होगा, अगेन इवोपरेट होगा, तो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा, घड़े से, सराउंडिंग से भी करता है, और तो घड़े का पानी अब्जॉर्ब होगा, तो घड़े से ये हीट
अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, घड़े का पानी जो सरफेस का पानी वो वेपराइज होगा, तो घड़े से हीट ये अब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना। अब जब ये अब्जॉर्ब करेगा तो घड़े का जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो वही है, दिस वाटर इवोपरेट्स चेंजेस इनटू वेपर, इवोपरेट मतलब चेंजेस इनटू वेपर कंटिन्यूसली एंड वाटर लूजेस लेटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपरेशन फ्रॉम द अर्थन पॉट। तो ये क्या करता है, जो वाटर होता है जो अर्थन पॉट से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेता है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वाटर, दिस इज वाई द रिमेनिंग वाटर लूजेज हीट एंड गेट कूल्ड। तो इसके बहुत सारे रीजन है इसका, इसमें जो लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें बेसिकली ये बता रहा है कि जो लेटेंट हीट कहाँ से लेता है, जो वाटर, देखो जो सरफेस का वाटर होता है घड़े का वो तो इवोपरेट हो जाता है, तो बाकी ये लेटेंट हीट लेता कहाँ से है, जो वाटर होता है सुराही के अंदर, मटके के अंदर, उससे लेता है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में बोला जाए, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं, जरा देखो समझना, ये आपका क्या है, मटका है। ठीक है, क्या है, मटका, क्या है सर, मटका। अब इसमें अब स्मॉल पोर्स है इसमें, ये सब पोर, तो ये क्या किया, ये जो पानी है ये वेपराइज हो गया, ये वेपराइज हुआ तो ये मटके की जो ब्लू सरफेस है यहाँ से हीट लेगा बेसिकली, चाहे ब्लू सरफेस हो चाहे या फिर ये अंदर ये वाटर भरा है। ठीक है, तो इससे ये हीट लेगा और हीट वेपराइज होगी, सॉरी हीट वेपराइज होगी, पानी वेपराइज होगा सरफेस का, तो ये पूरा कूलिंग महसूस करेगा। ये सरफेस तो कूल हो जाएगी, ये सरफेस जितनी भी मटके की सरफेस है ये कूल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ये कूल होगी तो अंदर का पानी भी कूल हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। तो इसीलिए जो गर्मी के दिनों में जो घड़ा होता है वो ठंडा महसूस करता है। समझ में आ गया कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आपका, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन that we are able to sip hot tea या hot milk faster from saucer than from a cup। ये बता रहा है बेसिकली गरम दूध या गरम चाय हम लोग कप की अपेक्षा अगर कटोरी में या प्लेट में डाल के पिए तो जल्दी पी लेते हैं। इसका भी रीजन इवोपरेशन ही है। क्यों भाई, देखो हम जो लिखा उसकी बाद में बात करेंगे। कप में सरफेस एरिया कम, इवोपरेशन कैसे डिग्री, सरफेस एरिया ज़्यादा, इवोपरेशन का रेट ज़्यादा, तो इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इससे इवोपरेशन फास्ट हो जाता है। इवोपरेशन फास्ट हो जाएगा तो वेपराइज होगी तो आसपास का हमें कूलिंग महसूस होगा। ठीक है ना। जरा देखो, तो देखो क्या है, पढ़ते हैं। सॉसर हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया, बता चुके हैं जो सॉसर या प्लेट होती है उसका लार्ज सरफेस एरिया होता है। Due to the large surface area saucer the evaporation of hot tea or milk from the saucer is faster and this faster evaporation cools the hot tea or milk more quickly making it convenient for us to drink it। तो समझ गए। तो ये सब evaporation का जो प्रोसेस होता है उसी से ही रिलेट करता है, उतनी ही ज़्यादा evaporation हमें कूलिंग इफेक्ट देता है। ये सारे उसी के ही एप्लीकेशंस हैं। समझ में आ रहा कि नहीं। तो इसी तरह वर्क करता है। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं। वाई इज द आइस रब्ड ऑन बर्न पार्ट ऑफ द स्किन। जब जल जाते हैं तो हम लोग आइस रब क्यों करते हैं उस जले हुए पार्ट में, पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। द बर्न पार्ट ऑफ स्किन कैन बी सूथन विद द आइस टू फील लेस पेन ड्यू टू बर्निंग। क्यों, द टेम्परेचर ऑफ द इंजर्ड और बर्न स्किन इज राइजेस when ice is rubbed, the excess heat from the skin is taken by the large latent heat of fusion of water. As a result of temperature of the skin decreases and we feel less pain। अभी क्या होता है जरा देखो, कुछ नहीं, मान लो यहाँ जल गए हम, ठीक है, हमने आइस का टुकड़ा लिया यहाँ लगाया तो क्या हुआ, जब जले तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, हमें जलन महसूस हो रही है। आइस क्या है, ठंडी है। आइस का टुकड़ा लगाए तो उसने क्या किया, आइस ने पूरा हीट वो ऑब्जर्व कर लिया। आइस ऑब्जर्व करेगा और आइस मेल्ट करने लगेगा तो क्या हुआ, कैसे ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया और आइस मेल्ट होने लगा तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बेसिकली आइस क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में वो जो यहाँ का जो जहाँ बर्निंग पार्ट होता है वहाँ की हीट खींच लेता है। जब हीट खींच लेता है इससे हमें जलन का
महसूस कम होता है, ठीक है ना, पक्का। बस ये तो नॉर्मल है, मतलब ठंडी चीज़ लगाओगे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसीलिए हमें ठंडक महसूस, आराम महसूस होता है, ठीक है ना। लास्ट देखते हैं, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग क्रश्ड आइस। मतलब इनका सीधे सीधे का मतलब ये है, जब हम लोग बर्फ़ तोड़ के ग्लास में डाल देते हैं तो देखते हैं ग्लास के आउटर सरफेस में पानी आ जाता है, ठीक है, आ जाता है कि नहीं। या फिर जब हम लोग किसी बोतल में, फ्रीजर में बर्फ़ रखो और उसमें बोतल में बर्फ़ जमाओ तो देखो बाहर बोतल में भी पानी की लेयर ड्रॉपलेट जम जाती हैं, उसका रीज़न क्या है ज़रा वो देखते हैं, ठीक है। सबके आंसर सेम है, ये भी इवेपोरेशन का ही कॉज है। देखो क्या होता है ऐसा, जरा हम पढ़ते हैं फिर हम लोग बात करते हैं क्या है, ठीक है। टेक सम आइस इन द ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर मतलब एक ग्लास के बर्तन में, सून यू विल नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। तो हम लोग कुछ देर बाद नोटिस करेंगे कि उसके जो बर्तन है ग्लास का, ठीक है, उसके बाहर पानी की कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं। सबने नोटिस किया है, हमने भी नोटिस किया है। क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर और कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कूल सरफेस of the glass loses their energy and they get condensed form tiny drops of the liquid। देखो अब इसमें क्या है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है तो वही, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। देखो मान लो ये आपका बर्तन है, ठीक है, जिसमें आपने अंदर क्या भरी है, बर्फ़ भरी है, आइस भरी है, ठीक है, अंदर आइस भरी है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, अब क्या करेंगे, अब इसमें आइस भरी तो ये जो बर्तन है, ये येलो कलर का सरफेस है उस ग्लास का, वो बहुत ठंडा है ना, क्यों, आइस की वजह से, आइस का जो टेम्परेचर है उसके ये बहुत ठंडा है। अब आइस के आसपास क्या है, मॉइस्चर है, क्या है, मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब वो हवा जिसमें पानी की ड्रॉपलेट्स हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये वेपर फॉर्म में है, जैसे ही इस वाटर ग्लास के कांटेक्ट में आती हैं, किसके, ग्लास के कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की वेपर के फॉर्म में वो ठंडी हो जाती हैं। क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती हैं। जैसे जैसे ही वो ठंडी हो जाती हैं तो वो वेपर से लिक्विड में कंडेंस होने लगती हैं। किस में कंडेंस होते लगती हैं, लिक्विड में। वही लिक्विड ड्रॉपलेट्स वाटर के जो सराउंडिंग सरफेस होता है उसमें जम जाती हैं। बात समझे कि नहीं। तो बेसिकली जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, वो ठंडी होने लगती हैं और अपनी एनर्जी लूज करने लगती हैं, ठीक है, टूल्स लूज करने लगती हैं। और जैसे जैसे एनर्जी लूज करेंगी वो किसमें, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। और उस कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से ये आसपास जो सरफेस होता है उस ग्लास का या जो बॉटल का, उसमें ये जम जाती है, ठीक है। तो वही ये लिखा है, बात आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। तो अब आगे क्या लिखा है, Thus the formation of droplets of water on the outer surface of glass tumbler containing crushed ice shows the presence of water vapors present in air। तो देखो इसमें थोड़ा ये दिया गया, क्रश्ड आइस डालते हैं, तो इन्होंने एक सिचुएशन बना के दी गई। क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि हम लोग जब ठंडा पानी का बॉटल लेते हैं तो उसके बाहर क्यों पानी वो क्या नाम ड्रॉपलेट जम जाती हैं, या हम लोग फ्रीजर से जब बोतल निकालते हैं तो उसमें ड्रॉपलेट्स क्यों जम जाती हैं, या हम लोग बर्फ़ का टुकड़ा किसी बर्तन में डालते हैं तो बाहर वाटर वेपर्स क्यों वाटर की ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती। सबका आंसर यही है जो लिखा है, ठीक है ना। ये सबका आंसर जो इसमें लिखा गया है वही है, समझ गया। तो एक से क्वेश्चंस हैं, रीज़न वही है एक ही। तो ये 10 प्रॉब्लम्स थी डेली लाइफ से रिलेटेड, वो हमने आपको बताने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और हो सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबके आंसर अब आप खुद दे सकोगे उनके आंसर, ठीक है। कितने डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा कि नहीं, पक्का, ठीक है ना। तो ऐसे ही आ जाता है, ठीक। हम लोग किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्यों ऐसा हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर भी हमारी तरफ से ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब जो भी बचा हो, जो भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखना का बहुत आसान है। तो ये चैप्टर मेरी तरफ से ख़त्म हो गया है, बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया गया है। अब ये चैप्टर आप जो भी असाइनमेंट हो आपके पास, जो भी सीट हो, जो भी वर्कशीट हो, उससे लगाने का कोशिश करिए। जो भी रेफरेंस बुक हो उसे सॉल्व करिए, एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करिए।
आपके स्कूल एग्जाम में, आपके एनटीएससी, आपके ओलंपियाड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से आएगा तो इस चैप्टर में जितना पढ़ाया गया है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके क्लास, तो आज का कल लेक्चर यहीं हम खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।